गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए हम यहाँ पे कक्षा 7 का विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 7 का विज्ञान है आपका पाठ 1 पदार्थ की संरचना। पाठ 1 है आपका पदार्थ की संरचना। पाठ 1 है हमारा पदार्थ की संरचना। पदार्थ की संरचना हम पढ़ रहे हैं। पाठ 1 पदार्थ की संरचना हम पढ़ रहे हैं। पदार्थ की संरचना, ठीक है। देखिए इसमें हम कल क्या पढ़े थे? तत्व पढ़े थे, यौगिक पढ़े थे और मिश्रण पढ़े थे। देखिए तत्व, जब दो या दो से जो तत्व होता है वो क्या एक ही प्रकार के अणु या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व हम पढ़े थे कि एक ही प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, आपका तत्व बनता है। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने हों उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। और फिर हमने क्या पढ़ा था? यौगिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यौगिक, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब क्या बनाते हैं? वो यौगिक बनाते हैं। और फिर हमने तीसरा पढ़ा था क्या? मिश्रण। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? मिश्रण, जब दो या दो से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में मिलकर, जब दो या दो से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक मिश्रण बनाते हैं। किसी भी अनुपात में, कम या ज़्यादा अनुपात उनका कोई फिक्स नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आज हमने ये मिश्रण इतना डाल के बनाया तो कल दूसरा बनाएंगे तो वो भी मिश्रण ही रहेगा। और अनुपात जरूरी नहीं है कि आज चीनी 1 चम्मच डाला है पानी में तो कल भी जरूरी है कि 1 चम्मच ही डालेंगे मिश्रण बनाने के लिए। मिश्रण चीनी और पानी का बनाना है तो हम 2 चम्मच डाल के भी बना सकते हैं और 1 चम्मच डाल के भी बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका तत्व, यौगिक और मिश्रण। मिश्रण में हमने पढ़ा था कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसमें उपस्थित तत्व को हम अलग अलग नहीं देख सकते। ऐसे मिश्रण जिसमें उपस्थित तत्वों को हम अलग अलग नहीं देख सकते उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। फिर विषमांगी मिश्रण था ऐसे मिश्रण जिसमें उपस्थित तत्वों को हम अलग अलग देख सकते हैं। ऐसे मिश्रण जिसमें उपस्थित तत्वों को हम अलग अलग देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। उसे हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। अब है आगे आपका मिश्रण और यौगिक में अंतर। आगे है हमें पढ़ना मिश्रण और यौगिक में अंतर। आगे हमारा टॉपिक है मिश्रण और यौगिक में अंतर। ये अंतर हमें पढ़ना था कि क्या है इसमें अंतर, मिश्रण और यौगिक में अंतर। अब देखिए मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भौतिक संपर्क से बने होते हैं। मिश्रण क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भौतिक संपर्क से। इसमें रासायनिक क्रिया नहीं रहती है, हम भौतिक रूप से देखकर उसे कम या ज़्यादा मिला सकते हैं। तो वो हो गया हमारा मिश्रण। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है। जो यौगिक होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया द्वारा रासायनिक संयोग से बनता है। मिश्रण में अयौन निश्चित अनुपात में अनिश्चित अनुपात में होते हैं या उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। मिश्रण के जो अवयव होते हैं उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। और यौगिक के अवयव, जो यौगिक के अवयव होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जो यौगिक के अवयव होते हैं वो कैसे होते हैं? निश्चित अनुपात में होते हैं। तो मिश्रण समांगी अथवा विषमांगी हो सकते हैं। जो मिश्रण होता है या तो वो समांगी होगा जिसे हम आपस में नहीं देख सकते अलग अलग, और या तो विषमांगी होगा उसमें हम अवयव को अलग अलग देख सकते हैं। लेकिन जो यौगिक होता है वो सदा समांगी होता है। यौगिक क्या होता है? वो सदा समांगी होता है। मिश्रण में उसके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं। जो मिश्रण होता है उसमें अवयव जो भी हमने मिलाया है उसका हमें स्वाद, जैसे हमने चीनी और पानी को मिलाया है तो हमें उसका स्वाद पता चलता है। उसमें यदि हम नींबू भी डाल दें तो उसका भी स्वाद पता चलेगा। लेकिन यौगिक में उसके अवयव के गुण भिन्न होते हैं। जो जब यौगिक बनाते हैं तो उनका जो गुण, मतलब उनका जो अपना गुण था वो खत्म हो जाता है और जो यौगिक बनता है उसका एक नया गुण
जा सकता है। जो मिश्रण के अवयव होते हैं उनको हम भौतिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यौगिक के अवयव को केवल हम रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है। अब मिश्रण जो है भौतिक क्रिया द्वारा होती है तो उसे हम भौतिक विधियों से अलग करेंगे, और जो यौगिक होता है वो रासायनिक क्रिया के सहयोग से बनता है तो उसे हम रासायनिक क्रिया द्वारा ही अलग करेंगे। मिश्रण बनाते समय ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो मिश्रण बनता है उसमें क्या ऊर्जा नहीं लगती है, लेकिन यौगिक बनाते समय ऊर्जा उत्पन्न भी होती है और ऊर्जा खर्च भी होती है। जैसे जल क्या है, एक यौगिक है H2O, कल हमने बताया था हाइड्रोजन के 2 और परमाणु और ऑक्सीजन के एक मिलकर क्या बनाते हैं, H2O जल बनाते हैं। आगे देखिए, यह भी जानिए सभी प्रकार के विलयन जैसे द्रव में ठोस का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन और द्रव में गैस का विलयन तथा ठोस का ठोस में मिश्रण समांगी मिश्रण होते हैं। जैसे कि द्रव को ठोस में मिला दिया जाए, द्रव को द्रव में मिला दिया जाए, द्रव को गैस में मिला दिया जाए, ठोस को ठोस में मिला दिया जाए, ये सभी क्या हैं आपके मिश्रण समांगी होते हैं। यदि तेल और जल को आपस में काफी देर तक मिलाया जाए तो तेल बहुत छोटी छोटी बूंद जल के साथ मिल जाती है, ऐसे मिश्रण को पायस कहते हैं। अब एक नया देखिए हेडिंग, पायस क्या कहते हैं, पायस। ये आपका हो गया मिश्रण यौगिक में अंतर आपने पढ़ लिया। अब देखिए पायस, पायस क्या होता है, यदि तेल और जल को आपस में काफी देर तक मिलाया जाए तो तेल की छोटी छोटी बूंद जल के साथ मिल जाती है, ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। देखिए जब हम जल में तेल डालते हैं तो पहले क्या होता है, तेल जल के ऊपर तैरता रहता है, तेल जल के ऊपर क्या होता है, तैरता रहता है, लेकिन हम उसे कुछ देर तक मिलाते जाए, जब घोलते हैं तो क्या होता है, जल जो है छोटी छोटी बूंदों में टूट जाता है, और तेल जो है छोटी छोटी बूंदों में टूट जाता है और वो जल में कुछ मिल जाता है। तो इस मिश्रण को क्या कहते हैं, हम पायस कहते हैं। जब तेल को हम जल में डालकर कुछ देर तक मिलाते हैं तो तेल छोटी छोटी बूंदों में टूटकर जल में मिल जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, ऐसे मिश्रण को कहते हैं हम पायस। कैसे मिश्रण को क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। आगे देखिए, दो धातुओं को पिघलाकर आपस में मिलाकर ठंडा करने पर धातु का समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। जब दो धातुओं को पिघलाकर आपस में मिलाकर ठंडा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। धातुओं का समांगी मिश्रण कहते हैं, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। जब जो दो धातु आप जानते हैं ना, जैसे सोना चांदी तांबा, ये सब क्या है, धातु है। जब दो धातुओं को पिघलाकर, पहले उन्हें क्या किया जाता है, पिघलाकर फिर आपस में मिलाकर उसके बाद ठंडा कर दिया जाए तो दोनों आपस में मिल गए हैं, ठंडा हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, फिर से जम जाएंगे। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, एक नया धातु बन जाएगा, तो उस धातु को हम कहेंगे मिश्र धातु, क्योंकि दो धातुओं के मिश्रण के बाद वो तीसरा धातु बना है। दो धातुओं के मिश्रण के बाद हमारा धातु बना है, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र धातु। मिश्र धातु का घरों एवं उद्योगों में व्यापक उपयोग है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा एवं जिंक का भार के अनुसार अनुपात 2:1 है। देखिए पीतल का नाम आपने सुना होगा, घरेलू वस्तु है जिसका उपयोग हर जगह होता रहता है लगभग। तो पीतल में क्या क्या होता है, तांबा और जिंक, जिसका अनुपात क्या है, 2:1। मतलब तांबा का 2 भाग और जिंक का 1 भाग मिलकर क्या बनाते हैं, आपके पीतल बनाते हैं। इसी प्रकार स्टील भी लोहे का मिश्र धातु है, जिसमें 1.5% से 2% कार्बन उपस्थित रहता है। लोहे में 12% क्रोमियम मिला होने पर स्टेनलेस स्टील कहलाता है। इसका प्रयोग बर्तनों एवं अन्य वस्तु से घरेलू उपयोग के सामान बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम के मिश्रण से बनी मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज बनाने में होता है। अब हवाई
हवाई जहाज बनाने में कौन से मिश्र धातु का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को मिलाकर जो धातु बनता है उसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को मिलाकर जो मिश्रण बनता है, जो मिश्र धातु बनता है, उसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। अब है तत्वों के प्रतीक। अगला है आपका तत्वों के प्रतीक। अगला हेडिंग है आपका तत्वों के प्रतीक। तत्वों के प्रतीक। सॉरी, ये प्रतीक थोड़ा हमने गलत लिख दिया था। तत्वों के प्रतीक। आगे देखिए, किसी तत्व को संक्षिप्त रूप में दर्शाने को संकेत या प्रतीक कहा जाता है। कोई तत्व है, उसको हम संक्षिप्त छोटे रूप में यदि हम उसे दिखाते हैं, छोटे रूप में दिखाने को क्या किया जाता है? प्रतीक या उसका संकेत कहा जाता है। जैसे कोण, हम जब गणित में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? पूरा कोण ना लिखकर क्या करते हैं? इस तरह ये बना देते हैं, ठीक है? ये करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज ना लिखकर क्या करते हैं? इस तरह त्रिभुज का प्रतीक बनाते हैं ना। उसी तरह तत्वों को भी दर्शाने के लिए छोटे संकेत प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में रसायन विज्ञान में बहुत अधिक विकसित होने के कारण तत्वों के साथ साथ यौगिकों की संख्या भी बहुत अधिक हो गई है। अब आज के समय में क्या है, इतना विकास हो चुका है कि तत्व भी अधिक है और यौगिकों की संख्या भी अधिक हो गई है, जिससे उनके बीच होने वाली क्रियाओं में तत्वों तथा यौगिकों का पूरा नाम लिखना संभव नहीं है। मतलब इतने तत्व, इतने यौगिक हैं कि यदि हम उनका संयोग कराएं तो हम उसका पूरा नाम नहीं लिख सकते। तो अतः इनको आसानी से लिखने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के संकेतों को वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया है। उसने विभिन्न तत्वों के संकेत एक वृत्त के अंदर अलग अलग निशान लगाकर बनाए। वर्तमान काल में प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के 1 या 2 अक्षरों से दर्शाया जाता है। इस समय जो तत्व है उसके नाम होते हैं, उसके जो नाम है उनके अंग्रेजी वर्ण के 1 या 2 अक्षरों से उन्हें दिखा दिया जाता है। इस पद्धति का सुझाव पहले बर्जेलियस ने दिया था। इस पद्धति में प्रतीकों के लिए निम्नलिखित नियम हैं। कुछ तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन को H, ऑक्सीजन को O, नाइट्रोजन को N आदि। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ आपको प्रतीक दिख रहे होंगे, इस तरह से आपको कुछ प्रतीक दिख रहे होंगे। जैसे क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन को O, फास्फोरस का P और आयोडीन को I, यहाँ पे फ्लोरीन को F और फिर सल्फर को S, यूरेनियम को U। तो सबके पास बुक है, तो इसमें आप इसे याद करेंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऑक्सीजन का प्रतीक बताइए, तो O। यदि O लिख दिया गया, O लिख दी गया मतलब वो क्या है? ऑक्सीजन है। जैसे O है तो ये क्या है आपका? ऑक्सीजन। H है तो ये क्या है आपका? हाइड्रोजन। अब I है तो ये क्या है आपका? आयोडीन। I है तो आपका क्या है? आयोडीन। आयोडीन। ये सब क्या है? तत्वों के प्रतीक हैं। ये सब है आपके तत्वों के प्रतीक। अब कुछ तत्वों को सूचित करने के लिए पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर छोटा भी लिखा जाता है। ये तो केवल एक अक्षर से दिखाया जा रहा है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी हैं कि उनका
और दूसरा अक्षर जो है उसे स्मॉल लेंगे, छोटा लेंगे। जैसे हीलियम, जैसे हीलियम हो गया। अब क्या किया हमने, हाइड्रोजन को H से दिखाया, H से क्या है, हाइड्रोजन है। H से क्या है, हाइड्रोजन है। तो यदि हम हीलियम को भी H से दिखा देंगे, H से हीलियम को भी दिखाए, तो हाइड्रोजन और हीलियम में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा हाइड्रोजन है कौन सा हीलियम है। तो यदि हमने पहले उन्होंने क्या किया, यदि हाइड्रोजन को H से दिखा दिया तो हीलियम को उन्होंने He से दिखाया। हीलियम को किसे दिखाया, He से। H इसका कैपिटल हो गया और फिर E हो गया इसका स्मॉल, पहला और दूसरा अक्षर दोनों। अब उसी तरह जैसे क्लोरीन है, उसी तरह क्या है, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्या है ये, क्लोरीन है। अब जैसे C से क्या होता है, कार्बन होता है। C से क्या होता है आपका, कार्बन होता है। यदि हम क्लोरीन को भी C दिखाएं, यदि हम क्लोरीन को भी C दिखाएं तो क्या होगा, क्लोरीन कार्बन तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि क्लोरीन को C और L से दिखा दिया, पहला और दूसरे अक्षर से भी दिखाया। इस तरह से ये सब है आपका नियान, Ne, मैग्नीशियम, Mg, सिलिकॉन, H2, आर्गन, Ar, कोबाल्ट, Co, ये सब आप याद करिएगा। ये सब क्या करना है, याद करना है। रासायनिक सूत्र, अब आगे हेडिंग है आपका रासायनिक सूत्र। हम जानते हैं कि कुछ तत्व जैसे हीलियम एकल परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे कुछ अन्य तत्व हैं जैसे नियॉन, आर्गन, परंतु कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें एक अणु में से अधिक परमाणु होते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2 में 2 या 2 अधिक परमाणु होते हैं। तो ऐसे तत्व द्विपरमाणुक कहलाते हैं। मतलब ऐसे तत्व जिसमें 2 परमाणु होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विपरमाणुक। जैसे H2, O2, ठीक है, ये सब क्या है आपके द्विपरमाणुक। ऐसे तत्व द्विपरमाणुक कहलाते हैं। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। किसी तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता। क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। किसी तत्व में उपस्थित उनके परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। किसी तत्व में उपस्थित उनके परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। किसी तत्व में उपस्थित उनके परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। आगे देखिए, किसी यौगिक के अणु को उसमें उपस्थित सभी तत्वों के प्रतीक के साथ ही प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को उसके प्रतीक के पादांक के रूप में लिखकर व्यक्त किया जाता है। यह समूहीकरण को उस अणु का रासायनिक सूत्र कहते हैं। मतलब जब हम तत्व लिखते हैं तो उनका प्रतीक भी लिखते हैं और उसके साथ साथ उसके नीचे उसके परमाणुओं की संख्या भी लिखते हैं। जैसे हमें H2O लिखना है तो H2O इस तरह से लिखते हैं, ये प्रतीक हो गया और ये हो गया उनके परमाणुओं की संख्या। तो ये क्या कहलाता है, रासायनिक सूत्र हो गया। ये आपका जल का क्या हो गया, ये रासायनिक सूत्र हो गया, जिसमें हमने प्रतीक भी लिख दिया, जो उसमें तत्व उपस्थित है प्रतीक भी लिखा गया और उसमें जितने परमाणु उपस्थित है उसे भी लिखा गया कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1। मतलब तत्व का प्रतीक लिखने के साथ साथ उनके परमाणुओं की संख्या भी जब लिख दी जाती है तो संगठित रूप में वो क्या कहलाती है, उनका रासायनिक सूत्र कहलाता है। कुछ तत्वों की परमाणुकता तथा रासायनिक सूत्र नीचे दिए जा रहे हैं। किसी तत्व का प्रतीक उसके एक परमाणु को निरूपित करता है। किसी तत्व का प्रतीक उसके एक परमाणु को, यदि मतलब कि केवल जैसे हो गया आपका NaCl,
ठीक है, तो ये क्या, एक सोडियम है और एक क्या है, क्लोरीन है। यदि केवल प्रतीक लिखा गया है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है, तो ये क्या होगा आपका, केवल एक परमाणु को दिखाया गया। यहाँ पे कोई अंक नहीं दिखाया गया है, तो क्या होगा, जैसे यदि H2O था तो ये हाइड्रोजन कितना था, 2 था, और ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं था, तो केवल ये कितना था, 1 था। उसी तरह यदि यहाँ HCl है, यहाँ पे कोई अंक, कोई यहाँ पे इसकी परमाणु की संख्या नहीं लिखी हुई है, केवल प्रतीक लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा कि एक परमाणु सोडियम का है और एक परमाणु क्लोरीन का है। एक परमाणु किसका है, सोडियम का है, और एक परमाणु क्लोरीन का है। आगे है देखिए, यदि हमें किसी यौगिक के अणु में परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो तो हम बहुत सरलता से उसका सूत्र लिख सकते हैं। जैसे कि यदि कोई यौगिक है, हमें पता हो कि इस यौगिक में इस तत्व के परमाणुओं की संख्या इतनी है, तो उसका हम रासायनिक सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। किसी यौगिक के एक से अधिक परमाणुओं, अधिक अणुओं अथवा किसी तत्व के एक से अधिक परमाणुओं को व्यक्त करने के लिए अणु के सूत्र अथवा परमाणु के प्रतीक से पहले वह संख्या लिखी जाती है जिसके जितने अणु या परमाणु दर्शाने हो। जैसे 2H2SO4 लिखने का तात्पर्य है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणु, सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणु हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे आप देखिएगा क्या दिया है, यौगिक, यहाँ पे क्या दिया है, यौगिक सूत्र, घटक और परमाणुओं की संख्या। यहाँ पे यौगिक सूत्र, घटक और परमाणुओं की संख्या ये दिया हुआ है आपको। ये आपको लर्न हो जाना चाहिए, ये आपको क्या करना है, लर्न करना है पूरा, आपको ये लिख कर लर्न करना है। बुक है तब तो ठीक है, नहीं तो ये आपको हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसे आपको क्या करना है, नोट्स करके लर्न करना है। अब आगे पढ़ना है हमें रासायनिक अभिक्रिया। आगे क्या पढ़ना है आपको, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, जिसके फलस्वरूप एक नया यौगिक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसके फलस्वरूप एक नया यौगिक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार लोहे के चूड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने पर नया यौगिक आयरन सल्फाइड बनता है। यदि जल में 2-3 बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर विद्युत धारा प्रवाहित करे तो हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 गैस निकलती है। उपरोक्त सभी अभिक्रियाओं के कारण नए रसायनों का निर्माण होता है। यह क्रिया जिसके कारण नए रासायनिक यौगिक का निर्माण होते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी क्रिया जिसके कारण नए रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है, ऐसी क्रिया जिसके कारण नए रासायनिक यौगिक का निर्माण होते हैं उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह क्रिया जिसमें नए यौगिक का निर्माण होता है, वह क्रिया रासायनिक रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है, वह क्रिया जिसके कारण नए रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। यदि हम बोल बोल कर रासायनिक अभिक्रिया करवाएं तो क्या हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। इसे शब्द समीकरण में लिखना सबसे सरल विधि है। जब जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम जैसे ये नहीं बोलते हैं कि इसको जल को ऑक्सीजन में मिलाए तो जल बना, ऐसे नहीं लिखते कि ऑक्सीजन को हाइड्रोजन में मिलाए तो जल बना, ये नहीं लिखता है कोई कि ऑक्सीजन को हाइड्रोजन में मिलाने पर जल बना। केवल
H2 प्लस O बराबर H2O, उसकी रासायनिक अभिक्रिया लिख देते हैं H2 प्लस O बराबर H2O, ऐसे करके लिख देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। अब रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। तथा रासायनिक अभिक्रिया के कारण बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहा जाता है? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में जितने तत्व भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं उत्पाद। अब देखिए, इसमें आपको रासायनिक समीकरण आगे पढ़ना है, तो कल हम इसे पढ़ाएंगे तो आपका केवल एक हेडिंग बचा हुआ है, खत्म हो जाएगा। कल के लिए आपका केवल एक हेडिंग रासायनिक समीकरण बचा हुआ है, ये आपका खत्म हो जाएगा। रासायनिक समीकरण है क्या? शब्द समीकरण को लिखना एक लंबी विधि है। रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके समीकरण को संक्षिप्त बनाया जा सकता है। इसे हम रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए जो रासायनिक समीकरण होता है उसे हम शब्द द्वारा नहीं, मतलब कि बोल बोल के या शब्द द्वारा नहीं करते, उसे हम उसके प्रतीकों द्वारा ही दर्शा देते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2, जैसे क्या है H2 प्लस Cl2, तो क्या बना? 2HCl। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की दो है, क्लोरीन की दो है, तो यहाँ पे 2 पहले हो गया और दोनों क्या है? HCl, 2HCl। इस तरह से आपका ये अभिक्रिया बन गया, रासायनिक समीकरण ये आपका बन गया। अब आपका ये पाठ खत्म हो गया, आपका ये पहला पाठ खत्म हो गया है। कल हम इसे आपको लिखवाएंगे। कल आप तैयार रहिएगा लिखने के लिए कॉपी के साथ। ठीक है, आप कल कॉपी के साथ तैयार रहिएगा लिखने के लिए। कल इसे हम लिखवाएंगे और नोट्स बनाना है। सभी लोग सुनिए, सबको नोट्स बनाना है। नोट्स तैयार रखिएगा, हम नोट्स चेक करेंगे सबका, नोट्स चेक किया जाएगा सबका। बाय बच्चों।